अमेरिका ने जब से वीजा को पेनलाइज किया, वीजा को वेपनाइज किया। और भारत क्या करे? भारत क्या यूएस के चंगुल में कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है? अमेरिका को मालूम है कि भारत की कमजोरी क्या है और भारत को मालूम है कि भारत की ताकत क्या है। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो अमेरिकन एग्रीकल्चर आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? सरकार पे एक सवाल ये भी बनता है कि भारत सरकार को चीन की इस नीति का जवाब कैसे देना चाहिए? मात्र 35 और 40 सालों में भारत की जर्नी है दुनिया के साथ टेक ऑफ करनी। आपका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एनर्जी और डिफेंस का कहाँ? रशिया के साथ है। तो यूपीएससी का वो क्वेश्चन नहीं है ए सही है कि बी सही। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो कहते हैं कि भारत पर हम प्राउड होना चाहिए, डेफिनेटली प्राउड होगा। तो महाशक्तियों में आपने सब कुछ दे दिया। 30% का जब टैरिफ लगा दिया था उसके बाद ये भी एक नस को कमजोर करने वाली चीज़ कड़ी थी जो यूएसए करता जा रहा है और हर पॉलिसी में इंडिया को पेनलाइज करने की कोशिश करता है। तो उसके पास टूल क्या है इंडिया को वेपनाइज करने के लिए? गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये पैरों पर आएंगे और ये कहेगा, ये ट्रंप ही कहेगा कि मुझे भारतीय बाजार की जरूरत है। कभी बात होती है देश विदेश की, कभी हम अपने आप को एनआरआई कहने लगते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, जो कि फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट हैं। सर, आज का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि जो भारत है वो विलुप्त होता जा रहा है एक कहानी में, जिसे हम आजकल टॉपिक्स में बदलते जाते हैं। चाहे H1B जो है वीज़ा हो, चाहे हमारे पास चाइना ने अचानक से के वीज़ा दे दिया हो, या बात करें एम्प्लॉयज़ की, या बात करें फॉरेन अफेयर्स की, जहां हम भारत को बाकी कंट्रीज से जोड़ते हैं। मैं हूं आशीष दुबे। नमस्कार दोस्तों। और आज इस टॉपिक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर संदीप जी मौजूद हैं। संदीप सर, बड़ा कठिन सवाल है कि जब हम बात करते हैं कि यूएस ने अचानक से H1B वीज़ा पे जो है भारत को 1 लाख का कुछ फरमाना जारी कर दिया है, अब ये ऐसा हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ डर जा रहे हैं, कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आईटी सेक्टर की डर गई कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। कहीं ना कहीं आपसे सुना हुआ मेरे मन में एक सवाल आता है कि भारत अपना इकोसिस्टम सही क्यों नहीं कर लेता? देखिए, सबसे पहले थैंक यू, आपने ये मौका दिया। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चारों तरफ चर्चा चल रही है कि अमेरिका ने जब से वीजा को पेनलाइज किया, वीजा को वेपनाइज किया, तो भारत में नहीं पूरी दुनिया में एक चर्चा ये है कि आखिर किस तरीके के ग्लोबल ऑर्डर में हम जी रहे हैं। ये बड़ा पैराडॉक्स है कि वो अमेरिका जो लिबरल ऑर्डर को अपने आप को एंकर कहता आया है और जिसकी फिलॉसफी थी कि ओपन हो, फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट हो, गुड्स सर्विसेज पीपल का, आज वही अमेरिका जो है अपने जो फंडामेंटल फिलॉसफी थी उसको अटैक कर रहा है। और हमें इस पर सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। मेरा मानना ये है कि ये जो वीजा का डिसीज़न आया है, यदि हम बैक में जाएं 2025 जनवरी में जाएं, और या तो ट्रंप का जो रैलीज हो रही थी जब वो पूरी कंट्री को इलेक्टोरली गैल्वेनाइज कर रहे थे, तो वो खुल के कह रहे थे कि मागा अमेरिका फर्स्ट जो है मेरी पॉलिसी का फिलॉसफी होगी। अमेरिका फर्स्ट फंडामेंटली लिबरल ऑर्डर का, अमेरिका की जो उदारवादी व्यवस्था है उसको चैलेंज करती है, जो वो इंडोर्स किया है, अमेरिकन से ने इंडोर्स किया बाय इलेक्शन। तो यदि आज डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया है कि स्पेशली 70% जो उस पूरे इस सिस्टम में, वीजा सिस्टम में 70% इंडियन होते हैं वहाँ पर, और उसमें उन्होंने यदि $1 लाख का वो लगाया है, पूरा कैप लगाया है कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ेगा यदि यहाँ पर ये वीजा लेना है, सर्विस करनी है, तो इससे हाय तौबा भारत में मच गई। बिल्कुल परेशानी होनी, हाँ परेशानी होनी थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि परेशानी होनी चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि जब वो शख्स दिन में 3 बार अपनी पॉलिसी को बदलता है और हर पॉलिसी में इंडिया को पेनलाइज करने की कोशिश करता है, तो उसके पास टूल क्या है इंडिया को वेपनाइज करने के लिए? उसके पास टूल पहले हमने देखा कि टैरिफ का था। जब टैरिफ में इंडिया नहीं दबा और उसने कहा कि अपनी मार्केट खोलो, डेयरी मार्केट खोल लो, क्योंकि इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो अमेरिकन एग्रीकल्चर आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अमेरिका के नैरेटिव्स भारत पर बहुत ज़्यादा हावी है। आप देखिए कि एक सामान्य व्यक्ति जब किसी ब्रांड पर जाता है तो जो भारतीय जो ब्रांड है, इंडियन ब्रांड, वो नहीं खरीदता है, उससे ज़्यादा पैसे दे करके जो अमेरिकन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा खरीदता है और वो फील करता है कि वो कॉम्प्लेक्स, सुपरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। ये अमेरिका की फिलॉसफी है कि अमेरिका ने फील करा दिया हिंदुस्तानियों को कि देखिए जो हमारा प्रोडक्ट होगा वो सुपरियरिटी में आएगा
जो इंडियन होगा वो इन्फीरियरिटी में आ जाता है। जब सवाल कॉम्प्लेक्सिटी का होना तो हर इंसान सुपरियरिटी में आना चाहता है, और इसीलिए भारत का जो टैलेंट है वो कहाँ जा रहा है, अमेरिका जा रहा है। क्यों? मैं जॉब कहाँ करता हूँ, अमेरिका करता हूँ, तो उसको रिस्पेक्ट मिलेगा। भारत के इकोसिस्टम में ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसको अमेरिका ने बहुत अच्छे तरीके से समझा है, और उसी वजह से समझ करके जब पूरा का पूरा हमारा पूल टैलेंट वहाँ गया तो उसको लगा कि यही वक्त है कि ये नस को दबाया जाए। तो आप कहना चाह रहे हैं कि जो है भारत पे जब उन्होंने 1000 का 25% का जब टैरिफ लगा दिया था, उसके बाद ये भी एक नस को कमज़ोर करने वाली चीज़ कड़ी थी जो यूएसए करता जा रहा है। देखिए, अमेरिका को मालूम है कि भारत की कमजोरी क्या है, और भारत को मालूम है कि भारत की ताकत क्या है। आप समझिए, यहाँ पर भारत की ताकत ये है कि ये हम मानते हैं कि 1990 तक का जो भारत था एक समाजवादी स्टेटहुड व्यवस्था में चलता आया है, जहाँ पर सब कुछ स्टेट करेगा, लोग सोएंगे, लोग खाएंगे। स्टेटहुड में हम टूटे। स्टेटहुड मतलब ये जो सोशलिस्ट काइंड ऑफ का जो हमारा ओरिएंटेशन था कि सब कुछ राज्य कर दे, तो उसमें हिंदुस्तान टूटा, हमने सब देखा। 1990 के बाद जैसे हिंदुस्तान रियल में एक दुनिया के साथ कदम में कदम मिलाया अपनी इकॉनमीज को लेकर के, तो वहाँ से भारत थोड़ा टेक ऑफ करना स्टार्ट किया। मात्र 35 और 40 सालों में भारत की जर्नी है दुनिया के साथ टेक ऑफ करने की, दुनिया के साथ कदम से कदम चलने के लिए। 35 सालों में भारत ने अपना इकोसिस्टम खड़ा किया है, ये हमें इस बात का प्राउड है। लेकिन भारत का जो मेंटल सेटअप है, मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा, जो भारत का जो कह सकते हैं जो मनोदशा है, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा अभी भी कॉलोनाइज है। यानी कि वाइट मैन जो अप्रोच है वो भारत पर हावी रहता है, अभी भी भारत पर हावी रहता है। और इसीलिए भारत का जो यदि यहाँ का व्यक्ति वेस्ट में जाता है, उसका डेस्टिनेशन क्या होता है, उसका ड्रीम क्या है। अब एक यूथ का जब ड्रीम ही अमेरिका में रहना है, चाहे भले ही वहाँ को उसका ह्यूमिलेशन हो, उसको मारा पीटा जा रहा है, उसको वहाँ पर अब्यूज किया जा रहा है। हमने कितनी बार देखा कि इंडियंस को वहाँ पर अब्यूज किया गया। अभी एक 15 दिन पहले एक इंडियन शख्स को कैसे वहाँ पर बिहेडेड किया गया। इतनी एट्रोसिटी के बाद हम अमेरिका छोड़ ही नहीं रहे। अमेरिका में बैठा व्यक्ति बात एहसास करता है कि मैं बहुत अच्छी सेटल्ड हो गया हूँ। तो आपके अंदर ये फीलिंग क्यों नहीं आ रही इंडिया में कि इंडिया में बैठ करके मैं अपने आप को जो कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी क्यों हायर नहीं आ रही है, हायर सेंस ऑफ डिग्निटी क्यों नहीं फील हो रहा है। उसका रीज़न है हमारा समाज। मुझे लगता है हमारे सोसाइटी को ये बहुत अच्छा टाइम है कि आप देख लो, भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि अब आप सिलिकॉन वैली से यदि आप बीजिंग जा रहे हैं तो हो सकता है कि एक सेठ ने आपको मार के भगाया, आप दूसरे सेठ की तरफ चलने लगे। तो कहीं ना कहीं आप यही कहना चाह रहे हैं कि वाई इंडिया इज ग्रैपलिंग चाइना एंड यूएस रादर देन ब्रांडिंग और इकोसिस्टम। देखिए, जब चाइना ने अपना वीजा स्टार्ट किया तो पूरे डिबेट इस फ्लोट ये हो गई कि अब चलिए बहुत अच्छा अवसर, अभी भी हम अवसर ही खोज रहे हैं। अमेरिका ने अपने दरवाजे बंद किए तो फिर हमने तुरंत डिबेट, और चाइना ने कहा चाइना इज नॉट कॉम्पिटिटिंग फॉर मार्केट, चाइना इज कॉम्पिटिटिंग फॉर माइंड्स। और मैं फंडामेंटल अंतर बता रहा हूँ। उसने चाइना ने कहा अच्छा यही तो मौका है। उसने स्पेसिफाई किया कि साउथ एशिया के प्रोफेशनल्स को हम बुला रहे हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी लेटर देगी तभी आना है, आपको ज़रूरी नहीं आपकी जब जॉब लगेगी तभी जाना है। कोई भी व्यक्ति जाए वहाँ जॉब सर्च करे और वहीं पर जॉब ले। यानी कि जो डेस्परेशन है इंडियन सोसाइटी में बेरोजगारी का, वो तुरंत चाइना इसको क्या कैप्चर करना चाह रहा है। ये भारत सरकार और भारतीय समाज, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। देखिए, गवर्नमेंट में मैं कभी ब्लेम इसलिए नहीं देता कि गवर्नमेंट वो होती है जो हम सोचते हैं, ठीक है। यदि मेरा माइंडसेट, मेरी सोसाइटी का माइंडसेट ये हो कि मेक इन इंडिया ही बेहतर है, ठीक है, भारत में रहने वाला व्यक्ति ही बेहतर है। पर सर बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए जो है लोग आफ्टर करते हैं, लोग बेटर अपॉर्चुनिटी आप देख क्या रहे हैं। समस्या इस बात का है कि भारत के समाज में देखिए, एक ह्यूमन बीइंग का जो सबसे बड़ा एक कह सकते हैं कैपिटल वो क्या होता है, उसका सोशल कैपिटल होता है, उसका रिस्पेक्ट होता है। एक व्यक्ति जब पियोन बनता है तो वो उसको समाज रिस्पेक्ट करता है। एक व्यक्ति जब माइक्रोसॉफ्ट को इतना बड़ा, या कह सकते हैं कि टीसीएस में इतना बड़ा इंजीनियर बनता है तो कहते हैं कि ये कोई पता नहीं कौन है, कहीं जाकर के कुछ कर रहा होगा। सोसाइटी में जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तब तक वो सोसाइटी
में जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर इस कंट्री का वो कहीं ना कहीं अभी भी इतना ज़्यादा डोमिनेंट है, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ रहा है। यदि सोसाइटी उनको सम्मान और उनको इकोसिस्टम देना स्टार्ट कर दे, जिस कंट्री में टीचर को, जिस कंट्री में इंजीनियर डॉक्टर पेशे जो प्रोफेशनल से हो, यहाँ पर हमारे यहाँ कंट्री में उनको क्या सम्मान मिलता है? उसको कुछ नहीं मिलता है। सम्मान यहाँ पर किसको मिलता है? आप सब समझ रहे हैं। तो मेरा कनेक्शन से है कि इस पूरी हब को, टैलेंट हब को चाइना ने अट्रैक्ट किया। और हम क्या कर रहे हैं, देखिए चाइना ने क्या किया कि जब अमेरिका ने चैट जीपीटी लाया तो चाइना ने डीप सीक दे दिया। हम क्या कर रहे थे उस समय? हम क्या कर रहे थे उस समय? हम ताली बजा रहे थे। जब कोरोना आया दुनिया में तो हम उस समय ताली बजा रहे थे, ताली बजा के कोरोना भगा रहे थे। और अमेरिका उस समय जूम तैयार कर लिया था। इसको कहते हैं कैपिटलिज्म, इसको कहते हैं मार्केट, इसको कहते हैं फिलॉसफी, इसको कहते हैं कैप्चर करना। तो आपका कहना है कि भारत को एंटरप्रेन्योरशिप पे थोड़ा और फोकस करना चाहिए? नहीं, भारत पर मुझे लगता है कि देखिए सवाल एकदम अलग है। मेरा मानना है कि भारत पर एंटरप्रेन्योरशिप तो फोकस चल ही रहा है। इंडियन सोसाइटी को, भारतीय समाज को इंडोर्स करना होगा। इस एंटरप्रेन्योरशिप को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए भारतीय समाज में। और जब सोसाइटी रिकॉग्नाइज करेगी, सरकार पुशअप कर रही है, सरकार मेक इन इंडिया कर रही है, सरकार डिजिटल इंडिया कर रही है, सरकार स्टार्टअप कर रही है। अब आप क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आप यदि स्टार्टअप करते हैं, तो यदि आप स्टार्टअप कर रहे हैं और आपके कोई दोस्त जो है वो कांस्टेबल है, तो कांस्टेबल भी हाईली रिस्पेक्टेड इन कंपेरिजन टू यू। क्यों? क्योंकि लोगों को मालूम ही नहीं कि स्टार्टअप है क्या। सही जानकारी नहीं लोगों को, वो अफेयर ही नहीं है। तो ये जानकारी कौन देगा? ये जानकारी मीडिया दे, ये जानकारी यूथ दे, ये जानकारी यूनिवर्सिटीज़ में हो। और इस पर एक बहस होनी चाहिए, इस पर विमर्श खड़ा करना चाहिए कि इस कंट्री में जो जॉब्स हैं वो जॉब एक एंटरप्रेन्योरशिप में आए, ताकि हम भी अपना कोई वीजा से लॉन्च कर सकें, ताकि हम भी कह सकें कि दुनिया के जो टैलेंट बेस्ट माइंड है वो भारत में आए, और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। तो कहीं ना कहीं H1B जो वीज़ा है, लोग जो है मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था और लोग वहाँ कमेंट कर रहे थे कि H1B वीज़ा की जगह H1B वायरस बनता जा रहा है। देखिए सोशल मीडिया तो एक अपना अलग ही एक जोक मूड में रहता है, ठीक है ना। तो वो उसके जो अपने इंटरप्रिटेशन से वो अलग है। बट मेरा मानना ये है कि जो एंजाइटी है भारत में वो थोड़ा एंटिसिपेटेड था। जैसे हम लोगों को मालूम है कि पेनलाइज करेगा एज ए फॉरेन अफेयर्स एस्पेक्ट। हमें मालूम है कि अमेरिका, आप ये समझिए इतने बड़े मुल्क होने के बावजूद आपकी सबसे बड़ी डिपेंडेंसी कहाँ है? एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपका सबसे ज़्यादा कौन है? सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन आपका सबसे ज़्यादा इंपोर्ट एनर्जी और डिफेंस का कहाँ है? रशिया के साथ है, ठीक है ना। और आपका सबसे ज़्यादा डायस्पोरा, आपको 70% अमेरिका में, दो महाशक्तियों में आपने सब कुछ दे दिया। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 70% H1B को हम बताया सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, बड़ी मात्रा, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बताया कि आपका सबसे ज़्यादा ट्रेड भी उसी के साथ है, यानी कि हमारा एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन अमेरिका ही है। तो उसने क्या किया? ढूंढ रहे हैं कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से इसमें। जी नहीं, उसने क्या किया? उसने समझ गया, वो समझ गया कि आप जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, मैंने जैसे ट्रंप ने कहा कि इंडिया का जो पैसा है, इंडियन रूपी फ्यूल्स वॉर एंड अमेरिकन डॉलर फ्यूल्स नोबेल पीस प्राइज। उसने कहा कि यदि हम अपने डॉलर से रशिया का यूरेनियम लेते हैं तो उस समय नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, नोबेल पीस आ जाएगी। लेकिन भारत जब ऑयल लेता है तो वो क्या करता है? वॉर को फ्यूल करता है। इस तरह की बातें कौन करता है? जब वो अपर हैंड में होता है। ट्रंप को मालूम था कि मुझे नशा कहाँ दबानी है। ट्रंप को मालूम है कि मैं भारत का सबसे बड़ा बाजार हूँ इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। ये बात हमें पहले से सोचना होगा कि सुपर जो पावर हैं, जो महाशक्तियाँ हैं, उन पर आपकी डिपेंडेंसी कितनी है। और अभी अब तुरंत आप वहाँ पर के बीजे की तरफ, चाइना की तरफ मुड़ रहे हैं कि चलिए चाइना की तरफ चलते जाइए। उधर आपके बॉर्डर इशू है, कन्फ्लिक्ट है, और कल आपका पूरा का पूरा टैलेंट फुल वहाँ चला, क्योंकि उसने बोल भी दिया। और ऐसे में सब लोग चले भी जाएंगे। ऐसे में सारा हिंदुस्तानी का युवा चले जाएगा कि चाइना में बहुत पैसा मिल रहा है, ठीक, चलो हम वहाँ चले जाते हैं। तो वो जब नस्ल दबाएगा तब आप कहाँ जाएंगे? फिर क्या कांगो जाएंगे आप? फिर इथोपिया जाएंगे आप? तो ये एक ठहरना पड़ेगा, एक पॉज लेना पड़ेगा। और सरकार प्लस समाज और प्लस जितने भी स्टेक होल्डर्स है सोसाइटी को, जो डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं,
सबको आके ये विचार करना पड़ेगा कि जो हमारा इकोसिस्टम एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए मेरा मानना ये है कि इस देश का प्रॉब्लम एक ही सेक्टर सॉल्व कर सकता है, वो है कि हम मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आए, मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर सिस्टम में आए। हमारा देश का जो यूथ है उसमें बहुत इमेजिनेशन कैपेसिटी है, उसको गवर्नमेंट क्या करे, इकोसिस्टम दे और उस इकोसिस्टम सोसाइटी को रिकॉग्निशन मिले। मुझे लगता है, जैसे मेरा मानना है, हालांकि गवर्नमेंट कर रही है, कि एक एरिया ले लीजिए आप, छोटा सा कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री ले लीजिए, छोटा सा जैसे 12th के लेवल का कोई बच्चा यदि एंटरप्रेन्योरशिप करता है तो गवर्नमेंट उसको या उसके डिस्ट्रिक्ट लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन उसको हाई लेवल पर रिस्पेक्ट करे, रिकॉग्निशन दे, ताकि दूसरे बच्चे को ये मालूम हो कि मैं जॉब में 10 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे जॉब जाने में, यदि 12th के बाद ही मैं एंटरप्रेन्योरशिप करूँ तो मुझे समाज, मुझे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अवार्ड दे रहा है, मुझे फेलोशिप दे रहा है। तो ये फेलोशिप अवार्ड जो आपको नौकरियों में काम आते थे, ये काम यदि आपके एंटरप्रेन्योरशिप में आए तो डीप सीक भारत में बनेगा, जूम भारत में बनेगा, फेसबुक भारत में, फिर यहाँ पर तालियां बजा करके कोरोना को दूर नहीं किया जाएगा। बहुत खूब कहा आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं सारा मैटर आके फंस जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस वक्त कोविड आया था उस वक्त यूएस ने जूम बना लिया और किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ बना लिया, हम सिर्फ ताली बजा रहे हैं। नहीं, यूएस ने जूम बनाया, यूएस को मालूम था कि जूम पर कौन बैठेगा, जूम पर सिटिंग कौन करेगा, जूम पर सिटिंग कौन करेगा, भारत करेगा, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ी आबादी है। तो उसने कहा आप ताली बजाइए, मैं जूम बना रहा हूँ। और फिर इसके बाद जब हमने लॉक लगा दिया, पूरा लॉकडाउन चला, तो फिर कहा लीजिए हम आपको जूम दे रहे हैं, पैसे में दे रहे हैं, पहले कुछ दिन फ्री में दिया, इसके बाद कह लीजिए प्रीमियम में आपस में कनेक्ट करने के लिए सब बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है वो। कहीं आप समझिए जो बिजनेस फील्ड है, कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योरशिप जो सेक्टर है, उसमें एक चीज़ बहुत अच्छी समझ आ रही है। आपने बिल्कुल सही कहा कि लोगों को समझ ही नहीं है, लोगों को मालूम ही नहीं है कि एक दरोगा और एक स्टार्टअप में बहुत बड़ा गैप है, लेकिन प्राथमिकता दरोगा को दी जाएगी क्योंकि लोगों को उसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है, स्टार्टअप्स की जानकारी ज़्यादा नहीं। आधे सेक्टर्स में तो ऐसा ही, आगे लोगों को पता ही नहीं स्टार्टअप्स का सही मतलब क्या। वो पता इसलिए नहीं है क्योंकि एक कॉलोनियलिज्म का एक हिस्ट्री हमारे यहाँ नौकरी व्यवस्था, जो नौकर सर्वेंट होना प्राइड की बात है, और फिलोसफर होना, आलोचक होना, कवि बनना, इनको एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। इनको आवारा, फक्कड़, और मतलब एक समाज ने इनके कहा। और यदि आप, इसीलिए भारत का जो 5 लाख एप्लीकेशन जाते हैं यूपीएससी में, ये कौन होते हैं? नॉर्मल बच्चे होते हैं क्या? ये बेस्ट माइंड होते हैं। इवन हमारे यहाँ जो रिसर्च में पैसा गवर्नमेंट देती है तो वो पैसा रिसर्च में नहीं जाता है, वो भी यूपीएससी की तैयारी में ही जाता है। और होते कितना टैलेंट वहाँ पर आपको देखिए कितना स्पॉइल होता है। यदि ये टैलेंट, मेरा मानना है, यदि ये टैलेंट इवन गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी चाहिए कि जिनका 4 अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो वो बेस्ट टैलेंट है, उनको फिर से हम कहीं ना कहीं चैनलाइज किया जाए, उनकी एनर्जी को। दिन एंड दिन आपका इकोसिस्टम में जो भी आप बताएं, दरोगा का एग्जाम्पल दिए, क्योंकि स्टेट इतना ज़्यादा कंट्रोल किया है सोसाइटी को, और सोसाइटी में जहाँ पावर है वहाँ रिस्पेक्ट है। तो आप सबसे पहले इंटरप्रेन्योर को इकोनॉमिकली पावर दीजिए, उनको सिक्योरिटी दीजिए, उनको टेक ऑफ करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, और इसके बाद आप देखिए कि समाज में ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट और डिग्निटी उनको मिलेगी। दिन आज की पीढ़ी जो है, मैं आपको बता दूं, इंडिया में पीएचडी करने के लिए 30 साल तक की उम्र चाहिए, मतलब 30 साल तक लग जाते, 30 ईयर्स लग जाते पीएचडी करते करते, ठीक है, सब सम अप करते करते। यदि बच्चा 20 साल में, मार्क जुकरबर्ग की उम्र कितनी थी फेसबुक जब सर्च किया था, तो यदि 20 साल में ऐसा कोई मैकेनिज्म आए कि लड़के को वो 12th करने के बाद ही उसको हम एंटरप्रेन्योर के लिए वो करेंगे, कोई पॉलिसी बनाया जाए और उसको बूस्टअप किया जाए, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में, कॉलेज लेवल में किया जाए, तो आप मानिए कि इस कंट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेक इन इंडिया, जो कहते हैं कि भारत पर हम प्राउड होना चाहिए, डेफिनेटली प्राउड होगा। बस सवाल इस बात का है कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो डाइल्यूट होना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेटिक है, और वो तब डाइल्यूट होगा जब हम सब मिल करके सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया, उसमें जो फिलोसफर्स हैं, एकेडमिया है, इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट है, सिविल सोसाइटी, सब मिलकर एक ऐसा विमर्श खड़ा करें कि भारत अब जो है मैन्युफैक्चरिंग हब होगा। उस समय आप लिख लीजिए कि गूगल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ये पैरों पर आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो अर्थव्यवस्था दुनिया की वो इंटरडिपेंडेंट है। अमेरिका का, जो अमेरिका फर्स्ट है, ये मागा निस्तानाबूद हो जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा, और ये कहेगा, ये ट्रंप ही कहेगा कि मुझे भारतीय बाजार की जरूरत है। तो आप एक बात बताइए सर,
अब ठीक है, सिचुएशन को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। H1B को 1 लाख के कुछ मात्रा में जो है ऊपर उठा दिया इन लोगों ने, तो कहीं ना कहीं हर IT सेक्टर और डिफरेंट सेक्टर्स में जो है हलबली मच गई। इसके बाद क्या किया, चाइना ने अपना तुरंत ही जो है एक वीज़ा और के वीज़ा के नाम से एक वीज़ा और लेकर आ गई। वो कह रही है कि आइए हमारे पास आइए। और भारत क्या करे, भारत क्या US की चंगुल में कहीं ना कहीं फंसता जा रहा है। अब या वो चाइना की तरफ भागेगा, और अगर अभी दोनों सिचुएशन आंखों के सामने है, तो भारत के जो अब है, जो लोग बाहर जाना चाह रहे थे, जो लोग इस कैटेगरी में आते हैं, जो H1B वीज़ा के अंडर आते थे, जो लोग अप्लाई करते थे, वो लोग अब एग्जैक्टली करें क्या? दो तरीके की बातें हैं जी। एक तो पैरासीटामोल खा के हम फीवर को सही कर लें जी। ठीक है, तो अभी यही है कि अभी हमें पैरासीटामोल खाना होगा क्योंकि तो फीवर वीज़ा की तरफ भागना क्योंकि फीवर 100 के ऊपर है। आप समझिए उधर उसने हमें पूरी तरह से हमारे मार्केट को ब्लॉक कर दिया है, यानी कि जो कैप लगाया है $1 लाख का, तो कहीं ना कहीं वो रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है कि ये भारतीयों को नहीं लेंगे, ये हम अमेरिकन टैलेंट को लेंगे। अब सवाल उसी अपॉर्चुनिटी मैंने कहा कि चाइना ने वो क्या किया, ग्रैब किया और बोला कि हमने के वीज़ा दे रहे हैं, तो ठीक है, फॉर द टाइम बिंग आप के वीज़ा के लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको पैरासीटामोल ही समझिए। आपको लॉन्ग टर्म डायग्नोसिस के लिए मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट इंडियन इकोसिस्टम। बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में और हमारे माइंडसेट में, हमारे गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ में, मीडिया के डिस्कशन में, ये सारी चीज़ें जिस दिन स्टार्टअप हो जाएगा ना, आप याद रखिए कि फिर सिलिकॉन वैली का व्यक्ति भारत में आकर के ये कहेगा कि मैं न्यू दिल्ली में, बेंगलोर में मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी जैसे हमारे यहाँ व्यक्ति का कहता है मैं सिलिकॉन वैली में, वो आकर के बोलेगा कि मैं बेंगलोर में जॉब पर या दिल्ली में मैं हूँ। तो हमारे इसके लिए लंबा टाइम है, इसके डायग्नोस की एक टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग प्रोसेस है। बट यदि मेंटल जो आपकी संरचना है, फैब्रिक यदि हमारा बनता जा रहा है, तो ये के वीज़ा, H1, H2 जो साहब कह रहे वायरस होता जा रहा है, ये सब चर्चा नहीं। फिर भारत फिर चालू करेगा आर्यभट्ट वीज़ा, भारत छोड़ेगा चाणक्य वीज़ा, ठीक है ना। आपने बहुत बेहतरीन नाम चूज किए हैं। हाँ, तो कि हम बार बार कहते हैं ना कि हमने मैथ जीरो का आविष्कार हमने किया, तो हम कहानियाँ सुनते आए हैं, हम अपने आंखों के सामने वो प्राइड भी देख नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में जब हम आर्यभट्ट वीज़ा दें और लोगों को कहें कि भारत वो जो इन्वेंशन का, ये धरती भारत ने शून्य का आविष्कार किया, मैथमेटिक्स हमारे यहाँ इतना अच्छा है, तो वो चीज़ें जो है। और अभी आपको बता दें, ये मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट माइंड भारत में है, क्योंकि एक मेरा पर्सनल इंटरेक्शन है दुनिया के कई कंट्री के यूथ से, वहाँ के एकेडमिशियन से। जितना लेवल आपके भारतीयों का, क्योंकि हम लोग ना जो डार्विन की जो थ्योरी है स्ट्रगल की, इस स्ट्रगल से जो बच्चा बाहर निकलता है ना, तो वो जानता है हाउ टू टैकल द सिचुएशन। तो भारत में वो काबिलियत है, भारत में माइंड बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है यदि उसको थोड़ा सा स्पेस मिल जाए तो फिर हम खुद आर्यभट्ट वीज़ा आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसको लॉन्च करेंगे, और फिर चाइना का भी आएगा, अमेरिका का भी आएगा, और फिर हम कह सकते हैं कि भारत विश्व गुरु है। तो मेरा सबसे पहला सवाल है, H1B वीज़ा क्या है और यह भारतीय पेशेवरों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बेसिकली नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, और ये स्पेशली जो प्रोफेशनल्स हैं, जो जिनका स्पेशलाइजेशन एरिया में, स्पेशली जो स्ट्रीम है साइंस, टेक्नोलॉजी, मैथ, इंजीनियरिंग में, उनको अमेरिका की कंपनी अपनी तरफ से इशू करती है, ये अमेरिकन कंपनी अप्लाई करती है, और उनको 3 साल के लिए अपने यहाँ जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी देती है। अमेरिका ने H1B वीज़ा के लिए 1 लाख शुल्क क्यों लागू किया, इसका क्या असर होगा? असर सीधे ये है कि डेफिनेटली भारतीयों की एंट्री कम होगी वहाँ पर, क्योंकि ये जो शुल्क बढ़ाया गया है, कैप जो डिफाइन किया गया है, तो ये उन्होंने, ट्रंप ने इंस्ट्रक्शन दिया है कि हमारा मकसद है कि अमेरिकन्स को ट्रेंड किया जाए, अमेरिकन्स को अच्छी सैलरी दिया जाए। आप सस्ता, यदि आपको रिसोर्स मिल रहा है बाहर से, तो उसको मत परचेज कीजिए। तो उसके नज़र में ये है कि एक डायरेक्टली एक बैन है, एक स्टॉप है, और अमेरिकन्स को प्रमोशन है वहाँ की इंडस्ट्री में, जो अमेरिकन्स को नहीं मिल रहा था। तो H1B वीज़ा के लिए अब साक्षात्कार अनिवार्य क्यों हो गए हैं, इसकी आवेदन प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ने पड़ा? देखिए, इंटरव्यूज़ ये सब क्यों किए जाते हैं कि आप और कॉम्प्लेक्स कर दीजिए।
जैसे वीज़ा के लिए कहा जाता था ना कि यूएस का वीज़ा में इतना टाइम लगता है, आपको इतना इंक्वायरी होती है। वीज़ा सब आते ही मेंटल हेडेक स्टार्ट हो जाती है कि वीज़ा यदि बनवाना है तो आप फिर घूमते रहिए। तो ये भी एक उसी प्रोसेस में है कि एक आपको इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि मेक इन इंडिया और अमेरिका फर्स्ट में अंतर क्या है। तो जो अमेरिका जाएगा तो वो यदि उसने कह दिया कि देखिए मेक इंडिया मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, तो वो कह देगा कि आपका इंटरव्यू कैंसिल, दैट मीन्स आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हो। तो कोई मतलब देशभक्ति से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया है। पीटर नवारो जैसे सलाहकार है अमेरिका राष्ट्रपति के, उन्होंने कह दिया कि एक क्वेश्चन डाल दो कि मेक इन इंडिया अच्छा है कि अमेरिका फर्स्ट अच्छा है। तो मुझे लगता है हर भारतीय यही कहेगा कि मेक इन इंडिया है। अभी हम थोड़ा पॉज में हैं अभी, लेकिन आएंगे तो मेक इन इंडिया में ही आएंगे। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन सब चीज़ों पर। तो क्या ये नीति भारतीय आईटी कंपनियों और स्टार्टअप के लिए चुनौतीपूर्ण होगा? कतई नहीं, ये बहुत बड़ा अवसर है। मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनौती है ही नहीं, ये सब कुछ इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इंडिया को इतना रियलाइज़ करवाया जा रहा है। इंडिया इज़ बीइंग रियलाइज्ड टाइम एंड अगेन। उसको एक हिट, जैसे कोई हिट होता है तो हमें इंट्रोस्पेक्शन होती है। इंडिया समझ रहा है कि ये जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, ये जो जितना ज़्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा चूँकि फॉरेन अफेयर्स से आता हूँ, आप समझिए डिफेंस और एनर्जी बहुत क्रिटिकल एरिया है। इन पर अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए हैं। और ये जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया तो हम सोचने लगे कि हमें इसमें इंडिपेंडेंसी होना है। मुझे लगता है ये जो अटैक हैं भारत को मजबूत करेगा। ये वैसे मजबूत करेगा जैसे 1998 में जब वहाँ पर सेंसन लगे थे, न्यूक्लियर टेस्ट हमने किया था, तो सेंसन लगे थे, उनको अमेरिका को लगा भारत आइसोलेट हो गया, भारत बड़ी शक्ति बन के आ गया हुआ। तो मुझे लगता है इससे जो है हम बड़ी शक्ति बन करके आगे उभरेंगे। तो क्या भारत में उच्च शिक्षा के अवसरों में वृद्धि जैसे एमबीबीएस सीटों की संख्या में इजाफा H1B वीज़ा पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी? डेफिनेटली जो अभी बहुत ही देखिए सेलेक्टिव कर दिया गया है। मुझे लगता है कि जो हाई पोजीशन वाली रैंकिंग वाली संस्थाएं हैं उनको बहुत ही जगह कम है, नंबर कम है। मुझे लगता है उसको बढ़ाना चाहिए, हमारे पॉलिसी में आना चाहिए, उनको बढ़ाना चाहिए और थोड़ा सा कहीं ना कहीं फैसिलिटेट करना चाहिए, प्रोसेस सिंप्लीफाई करनी चाहिए कि आप इंडिया में कंपटीशन को थ्रोट कट मत कीजिए, आप उसको लिबरेट कीजिए, कोलैबोरेट कीजिए यूथ के साथ, यूथ को वो मौका दीजिए ताकि देखिए इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारा फ्रस्ट्रेशन है, नेगेटिविटी है। अब बच्चा एक आप MBBS के एग्ज़ाम के लिए, नीट की परीक्षा के लिए पहले ही 3 साल में बेचारा टूट चुका है। बिल्कुल। तो जो मेरा सजेशन है पॉलिसी के लिए कि ये टैलेंट को आपको यूज एक्सप्लोर करना है, उसको हार्नेस करना है, तो मुझे लगता है कि जो सिलेक्ट भी नहीं होते हैं ना, उनको भी किसी कैटेगरी में रख करके उनको भी कहीं ना कहीं हार्नेस किया जाए उनकी कैपेबिलिटी को। के वीज़ा की बात कर लेते हैं। के वीज़ा क्या आपको लगता है चीन का नया दृष्टिकोण और भारत के लिए अवसर? चीन, मैंने कहा, नॉट कॉम्पिटिटिंग फॉर मार्केट, इज कॉम्पिटिटिंग फॉर माइंड। तो चीन को बहुत अच्छा एक बिजनेस माइंड सेट है चीन का, और उसने कहा कि भारतीयों को अमेरिका ने ये जो टैकल की है, जिस तरीके से सब्जुगेट किया, टॉर्चर किया, तो हम इनको बुला लेते हैं। तो मुझे लगता है थोड़ा सा रुकना चाहिए। तो आपको लगता है एक तरीके से चाइना का भारत पे एहसान? नहीं, ऐसा नहीं है, वो उसने फ्लोट किया अपना मौके का फायदा उठाया। हाँ, ऑब्वियसली इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं, स्ट्रैटेजिक टाइम। हाँ, ये एक द टाइम इज स्ट्रैटेजिक। इसको आप स्ट्रैटेजिक कहिए कि वो अभी बोला कि 1 अक्टूबर से लागू हो। जब चाइना को मालूम है कि इंडिया में डेस्परेशन है, अभी हमारे थोड़ा सा रिलेशन भी अच्छे से हुए हैं, नॉर्मल हुए हैं, तो उनको लगता है कि इंडियंस यहाँ पर आएंगे तो ठीक है, फॉर द टाइमिंग इंडियन वहाँ जाएँ भी। मैं नहीं कहता हूँ कि हमें एक ग्लोबल मोबिलिटी हमारी होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म के लिए हमें अपने इकोसिस्टम पर काम करना होगा। तो आपको क्या लगता है H1B वीज़ा और के वीज़ा में क्या खास अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है। के वीज़ा सिंप्लीफाई करता है, ये कहता है कि कंपनी जब जॉब देती है, ऑफर लेटर आता है, तब आप अमेरिका जाते हो। और चाइना ने कहा कोई भी आ जाइए, भारत से आना है आप आइए, हमारे यहाँ जॉब सर्च कीजिए, हमारे यहाँ घूमिए फिरिए और हम आपको जॉब दे देंगे। और आप माइंड देखो, वो यही प्रॉब्लम, हमारे यहाँ इवैल्यूएशन माइंड का कितना डिग्री है। आप यदि IIT में जाएंगे, बड़े बड़े संस्थानों में, तभी आपको रिकॉग्निशन होगा। चाइना कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखेंगे आपके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप है कि नहीं है, आप 12th भी पास होंगे, हम आपको पढ़ा भी देंगे, लेकिन आपका टैलेंट को हम एक्सप्लोर कर लेंगे। हम भारत में हम क्या करते हैं कि यदि एक एंट्रेंस फेल हुआ तो वो टैलेंट बेकार हुआ। इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक, इतना ज़्यादा न्यूमेरिक कंपटीशन है, आप समझ रहे हैं ना।
तो मुझे लगता है कि ये वक्त है कि ये एक ऐसा वक्त है कि बहुत डीपर इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। जैसे आपने कहा कि सरकार को हम लोग हर बार जो है गलत ठहरा नहीं सकते, लेकिन सरकार पे एक सवाल ये भी बनता है कि भारत सरकार को चीन की इस नीति का जवाब कैसे देना चाहिए? मैंने कहा कि फॉर द टाइम बिंग हम देखिए, मैं अब देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। कई बार हम जब कहते हैं कि भारत सरकार को क्या रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, ये वो यूपीएससी का वो क्वेश्चन नहीं है ए सही है कि बी सही है कि ए बी दोनों सही है कि नॉन ऑफ दीज, ये ऐसा नहीं है। रातों रात आप इवॉल्व नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल नहीं। आप समझिए कि चाइना, क्योंकि उसका तो वो तैयार था, चाइना वॉज रेडी टू फ्लोट दैट काइंड ऑफ सिस्टम। वो ट्रेड वॉर कर रहा है 2018 से, और हम अभी ट्रेड वॉर में आए हैं अमेरिका के साथ। तो हमारा एक्सपीरियंस नहीं था ऐसे कि अमेरिका हमारे साथ ऐसा करेगा, तो उसकी तैयारी थी, हमारी तैयारी नहीं थी। अब हम रातों रात ऐसा कुछ, ये पॉलिसी लेवल पर संभव नहीं होता है कि ओवरनाइट हम भी चाइना जैसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। फिर मैं कह सकता हूँ कि ये प्रॉब्लमेटिक है, ये पैनिक टाइम है, वी हैव टू फेस। इसका कोई इलाज नहीं है, हमें फेस करना होगा। पैनिक टाइम है, ये मैं बार बार कहता हूँ। कोई यदि कहता है कि नहीं आज ही मेक इन इंडिया हो गया, आधी आप एक दिन में कहीं कुछ नहीं होता सर, 6 महीने में यहाँ किसी करियर नहीं बनता। एग्जैक्टली। वैसे ही कहीं ना कहीं नीतियों में भी बहुत वक्त लगेगा जी। और वैश्विक स्तर पे मेरा सवाल ये भी बनता है कि अमेरिका और चीन की नई वीजा नीतियों भारतीय पेशेवरों के लिए क्या अवसर और क्या चुनौतियां प्रस्तुत कर सकती है? देखिए, अवसर तो सबसे अच्छा यह है, तो मुझे लगता है कि एक दो ठे और ऐसे ही अमेरिका को तगड़ा पॉलिसी देना चाहिए हमारे खिलाफ, ताकि हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप समझिए। अगली बात भी चलाइएगा, अगली बात भी चलाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि पिक एंड ड्रॉप मत कीजिएगा, अगली बात ही चलाइएगा। क्योंकि मेरा मानना है कि जब भारत पर अटैक हुआ है, पॉलिसी लेवल पर अटैक हुआ है, और जब अमेरिका ने अटैक किया है, तब हिंदुस्तान उसी सेक्टर में बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभरा है। इसी का उदाहरण है जब भारत में 25% टैरिफ बढ़ाया गया था, उसके 2 दिन बाद की जीडीपी ग्रोथ हमारी हाई थी। और आप देख, जीएसटी रिफॉर्म हुआ, जीएसटी रिफॉर्म, आप ये भी देखिए, जीएसटी रिफॉर्म भी हुआ। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पॉलिसीज पर भारत पर भी असर पड़ता है। और मेरा मानना यह है, मैं आपको एग्जांपल दिया, आप 71 का एग्जांपल, आप 62 का एग्जांपल लीजिए। चाइना के बाद जब हमने कहा कि जय जवान जय किसान, ठीक है, तो हमने फिर क्या किया, ग्रीन रिवोल्यूशन ले आए। क्योंकि हमें उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था कि हम ह्यूमिलेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, हम भूखे रह जाएंगे। उस भूख का नतीजा था कि हमारे यहाँ हरित क्रांति आई, ग्रीन रिवोल्यूशन आया। फिर आप देखिए, फिर मैंने 1998 का एग्जाम्पल आपको दिया, 1998 की एग्जाम्पल दिया। और इवन 71 का, जब बांग्लादेश को हमने पाकिस्तान को तोड़ा, तो भारतीय विदेशी नीति में रियलिज्म आया। इसके पहले हम बस अच्छी बातें कर रहे थे, लेकिन रियल स्टार्ट कहाँ से होता है? 71 की स्टार्ट होता है। और तुरंत हमने सोवियत यूनियन के साथ हाथ मिलाया कि देखिए ऐसा है कि हम फेंस में नहीं बैठ सकते, इंडिया कैन नॉट बी सिटिंग ऑन द फेंस। आइए हाथ मिलाइए, और अमेरिका, चाइना, बीजिंग, इस्लामाबाद, वाशिंगटन डीसी को चैलेंज करते हैं। रियलिज्म कहाँ से आया? जब हम पर अटैक करने वाले थे कौन? तीनों, वाशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद। 71 की बात है। तो भारत सोवियत यूनियन से हाथ मिलाया, बोला आप आइए साथ में, हम इनको जवाब देंगे। तो जब 98 का मैंने एग्जाम्पल दिया, 98 का एग्जाम्पल यही रहा कि न्यूक्लियर टेस्ट जब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय वाजपेयी जी ने किया, तो सैंक्शन कौन लगाया? सबसे पहले अमेरिका ने लगाया। उसके बाद भारत की तस्वीर देखिए कि भारत आज कहाँ है। तो ये जो अटैक होते हैं, ये अटैक आपको आगे ले जाते हैं। हर भारत पर अटैक जो है एक ह्यूमिलेशन होता है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन की बात है कि 1.4 बिलियन पॉपुलेशन जिसकी हो, उसका यूथ जो है भटक रहा है, उसका ग्लोबल जो स्किल है, जो टैलेंट है, निकलता यहाँ से और जाता वहाँ वो कह रहे हैं कि अब हम जाएंगे, इंडिया जाएंगे, फैमिली के साथ रहेंगे, स्टेबिलिटी आएगी। तो मुझे लगता है सब लोग वापस आए और जाते भी रहें, लेकिन भारत जब जाएं तो हम ये कहें कि हम मैन्युफैक्चरिंग में, ये हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये है। जैसा आप बात भारत की करते हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और बहुत सारे सेक्टर ऐसे होते हैं जहाँ हमें काम करने की ज़रूरत है। आपने सवाल का जवाब बहुत पहले ही दे दिया था कि भारत में हमें फोकस खुद में करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इससे पहले कि इस इंटरव्यू को मैं सर ख़त्म करूँ, 2 सवाल मैं आपसे और आखिरी लेना चाहता हूँ। एक तो भारत में उच्च शिक्षा और स्टार्टअप्स के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए ताकि विदेशों में अवसरों की आवश्यकता ही ना पड़े, हमें भारत के बाहर जाने की आवश्यकता ही ना पड़े? देखिए, भारत में चूँकि एजुकेशन इंडस्ट्री से आता हूँ,
डॉक्टरेट हूँ और यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हूँ, तो मेरा मानना ये है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चा एक सवाल हमसे करता है कि सर आपके इस फिलॉसफी से मुझे रोटी मिलेगी कि नहीं। मैं एक बार जॉन स्टुअर्ट मिल को पढ़ा रहा था और आइडिया जो उनका फ्रीडम का कॉन्सेप्ट है, और फिर रूसो को पढ़ा रहा था। तो जब कंपेयर कर रहा था तो एक बच्चा का सर मुझे समझ नहीं आता इससे होगा क्या हमारे लाइफ में। चूँकि मैं पहले दिन बोल देते थे क्लास में कि देखिए आपको 2-3 चीज़ें में नहीं जाना है। एक तो यूपीएससी नहीं करनी है और दूसरी एक क्लर्क वाली जॉब नहीं करनी है। क्यों सर? हाँ, वो इसलिए नहीं करनी क्योंकि वो करके हमने देख लिया। हमने 50 सालों में अपना टैलेंट देख लिया कि इनोवेशन वहाँ पर क्या है। हम बच्चों को ये कहते हैं कि आप यदि यही बेंच पे बैठ करके क्लासरूम से ही हम आपको वो सिखाएं कि आप यहाँ से निकल करके आपको कहीं रिज्यूम दे करके इंटरव्यू ना देना पड़े। आप अपने स्टार्टअप खोलिए, अपने आइडिया को मोनेटाइज कीजिए, और गवर्नमेंट इस समय फैसिलिटेट कर रही है, मैं आपको बता दूं, और से करे। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि उस पॉलिसी को और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर और ट्रांसपेरेंट करे और रिकॉग्नाइज करे बच्चों को, 18 साल के बच्चों को, 20 साल के बच्चों को रिकॉग्नाइज, उसके इनोवेशन को रिकॉग्नाइज करे। आप याद कीजिए कि तब भारत में डीपसीक भी बनेगा, चैट जीपीटी भी बनेगा, गूगल भी बनेगा, जीमेल की थ्रेट भी नहीं आएगी, डिजिटल का एक नया रिफॉर्म आएगा। और जिस तरीके से छोटा सा इनोवेशन यूपीआई भारत ने बनाकर, जैसे दुनिया में हमने क्या किया, दिखा दिया है कि ये देखिए हमारी ताकत है। G20 में हमने दिखाया था कि आपको पेमेंट यूपीआई से करना पड़ेगा। आप हमारे मिलेट भी खाना खाइए, खाना भी आपको खाना है तो हम आपका अमेरिकन नहीं कर, मिलेट खाना खाइए, भारतीय खाना खाइए, और दूसरा पेमेंट आपको यूपीआई से करना पड़ेगा। तो एक यूपीआई ने भारत की जो छवि है दुनिया में बदल दी। तो जब कितनी चीज़ें जब इनोवेशन आएंगे तो मुझे मानना है कि एजुकेशन लेवल में जो ये ब्यूरोक्रेटाइजेशन है इसको थोड़ा हम ज़्यादा फोकस न करें, बल्कि इनोवेशन पर करें, रिसर्च पर करें, बेस्ट अवार्ड मिले रिसर्चर को, रिसर्चर की लाइफ सिक्योर हो। उसको ये ना हो कि मैं रिसर्चर, जैसे कभी की लाइफ भारत में कहते बहुत गरीब होता है। आदरणीय कुमार विश्वास जी ने साबित कर दिया कि कभी जो गरीब नहीं हो सकता है। आप समझिए, आप आइडिया को मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहे थे। मुझे उनका बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने मोनेटाइज किया अपनी कविता को। तो आप अपने स्किल को मोनेटाइज कीजिए। बच्चे यदि 12th में है तो मोनेटाइज कीजिए और उसको आप इंटरव्यू लीजिए बच्चे को, और आगे दिखाइए कि ये भारत की क्षमता है। आप याद कीजिए कि 47 तो बहुत दिन की दूर की बात है, 30 में भारत ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, और फिर ट्रंप कहेंगे कि डियर माय डियर फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई एम कमिंग टू इंडिया। साउंड्स ग्रेट। और अभी हाल फिलहाल में ही अमित शाह जी ने भी एक बिजनेस इवेंट के दौरान जो है एक सिटी में एक बात कही कि कहीं ना कहीं हम बहुत जल्दी टॉप 10 इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी में जो है सबसे आगे दिखते हुए नज़र आएंगे। तो कहीं ना कहीं हमारा फ्यूचर भी यही है और हमें करना भी यही चाहिए, हमें खुद पे फोकस करना चाहिए। और जैसा कि आज हमने चर्चा में भी डिस्कशन किया कि H1B को वायरस कहने की बजाय उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि अमेरिका जितना भी चैलेंज हमको करता जा रहा है, हमें उसके हिसाब से इनोवेशंस की तरफ भागना चाहिए और हमारे लिए खुद को एक रास्ता निकालना चाहिए। तो के वीज़ा भी है, बट एक ऑप्शनल अभी हमारे पास है, क्योंकि इतनी जल्दी ही रिफॉर्म रातों रात नहीं किया जा सकता। और आने वाले समय में जैसा सर ने बताया कि कहीं ना कहीं हमको हमारी इनोवेशन के हिसाब से एक वीज़ा, जो आप 2-3 नाम मुझे बता रहे थे, आर्यभट्ट वीज़ा और इस तरीके के कई वीज़ा जो है बहुत ही सुंदर नाम के साथ आनी चाहिए। दोस्तों, सर ने बार बार कवि का नाम लिया, तो ऐसे ही जो दिल कर रहा है कि 2 लाइनें मैं कुछ कह दूं, तो यही कहूँगा कि विकल्प ढूंढिए क्यों नहीं मिलेगा, विकल्प ढूंढिए क्यों नहीं मिलेगा, पूरा संसार खुला है, हर किताब में हर सवाल का जवाब मिलेगा। इसी के साथ मैं आज का ये इंटरव्यू ख़त्म करता हूँ। सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और कहीं ना कहीं H1B का ये जो वीज़ा वाला मैटर है, ये देश में जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। और के वीज़ा आने के बाद जो 1 अक्टूबर से कहीं ना कहीं हमारे सामने एक रिफॉर्म बनकर भी आ रहा है, वो भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है डिस्कशन का। लेकिन समाधान क्या है, कभी कभार खुद से सोचेंगे तो आपके आसपास ही मिलेगा। इसी के साथ आज का इंटरव्यू खत्म करते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे।